जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि पल पल की लेटेस्ट अपडेट लेके हम आपके सामने हाजिर रहते हैं। तो गाइस, आप सभी साथी चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि समय समय पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, आज आपकी कोई भी क्लासेस नहीं डल पाई है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। बिकॉज़ आप सभी साथियों के लिए हम कुछ नया खोज कर रहे थे। जैसा कि आप सभी साथियों को दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने एक नया बोर्ड लेके हम हाजिर है। जी हाँ, जिसे डिजिटल बोर्ड कहते हैं। तो गाइस, क्या है, इस बोर्ड को थोड़ा ऑपरेट कैसे करते हैं ये हम लोग सीख रहे थे, इसलिए काफ़ी लेट हो गया। बाकी आज कोशिश करेंगे हम कि पूरी क्लासेस आपकी आज की डल जाए। ओके, कम से कम 4 से 5 वीडियो आपके आज डल जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, यहाँ पे क्वेश्चन थे कुछ स्टूडेंट्स के। पहला क्वेश्चन आपका क्या था गाइस? पहला क्वेश्चन आपका था कि सर, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। ओके, तो गाइस, आप सभी साथियों को नॉर्मली ध्यान रखना है कि जो आपकी एग्ज़ाम है, ओके, वो बिल्कुल भी ऑफलाइन होगी। ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। देन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, ये आप ध्यान देना। एग्ज़ाम में जाओगे तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, और ऑफलाइन ही होगी एग्ज़ाम। ये सभी स्टूडेंट ध्यान देते। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि सर, बुक कौन सी बेस्ट होगी। तो गाइस, यहाँ पे आप सभी साथियों को बता दूं कि आपका जो जनरल साइंस होता है वो एक्चुअली में कॉमन होता है। कोई भी वो बुक उठा लो, आपको अच्छे से स्टडी करना है बस उस बुक को। ओके गाइस, आप कोई भी बुक उठा लो जिसमें, देन आप एक 12th की अच्छी बुक उठा लो। ओके, उससे स्टडी करो और डिटेल से स्टडी करो। देन यहाँ पे हम लोग आपके लिए एमसीक्यू तो ला ही रहे हैं, इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका था गाइस कि जो एग्ज़ाम में आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो आप सभी साथियों को सजेशन देना चाहूँगा कि मैं आप लोग कट ऑफ के ऊपर मत जाइए। ओके, कट ऑफ क्या रहने वाली है ये देखोगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहोगे। तो आप लोग डिसाइड करो कि एबव 100 के ऊपर मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है, आपको सेंचुरी लगाना है। ओके गाइस, 115 तकरीबन नंबर्स यहाँ पे आप सेफ जोन आपका कहलाएगा। ओके, तो आप इतने नंबर यहाँ पे लाने की कोशिश कीजिए। और देन यहाँ पे एक और बात बताऊँगा आपको, अगर हमसे कोई भी त्रुटि हो जाती है गाइस, ओके, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, ओके गाइस, ये तो होता ही है, कभी कभी हो ही जाता है मिस्टेक। ओके गाइस, तो आप कमेंट्स करके बता दें कि सर, ये इस क्वेश्चन का गलत हो चुका है। देन हम उसको सही कर लेंगे मिल के आप सभी साथियों के साथ। ओके गाइस, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आपका आज का पहला। और यहाँ पे आप सभी साथियों को बता दूं, आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे आप सभी साथियों को बता दूं, जो आपकी आज की क्लास है गाइस, उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो गाइस, जैसे फिजिक्स, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, और यहाँ पे बायो, यानी ये तीनों मिक्स क्वेश्चन है। ओके गाइस, तीनों मिक्स क्वेश्चन है। बायोलॉजी में जैसे बॉटनी और जूलॉजी, ओके, इनके पूरे मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे मिक्सअप यहाँ पे मैंने लाया है। देन ये आपके एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, तो आप सभी साथी इस क्लास को देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। चलिए स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे आज थोड़ा दिक्कत जा सकती, क्योंकि ये हमारे लिए नया सिस्टम है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए थोड़ा तकलीफ जाएगी, तो आपका भी साथ चाहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते। आज थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। ओके गाइस, थोड़ा हम बीच में डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आप सभी साथियों का साथ चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। तो गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन लग चुका है। पहला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में देखा जाता है। एनाटॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है जो ब्रांच है साइंस की, एनाटॉमी, ओके, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ये एक बायो की ब्रांच है, जीव विज्ञान की ब्रांच है एनाटॉमी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप सभी साथियों को याद रखना है। आपकी जो एनाटॉमी ब्रांच है उसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। ओके, ध्यान में रखना है, किसमें? एनाटॉमी में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओके, एनिमल एंड प्लांट्स की स्ट्रक्चर का अध्ययन, स्टडी किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। ओके, तो आप सभी साथियों को बता दूं,
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे और सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, चलिए सेकेंड वीडियो देखें, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपका क्या है गाइस, जैसे कि आपको बताया था थोड़ा यहाँ पे हमसे भी मिस्टेक हो रही इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो 1-2 दिन लगेगा इसमें वो होने में। ओके, ऑपरेट करने में 1-2 दिन लगेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपका है, जैसा कि बताया था आपको। ओके, ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो गाइस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से लर्न कीजिए। आपका जो ओंकोलॉजी ब्रांच है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो ओंकोलॉजी ब्रांच है उसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका गाइस? यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और गाइस अगर आपका वीडियो क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो आप उसकी क्वालिटी बढ़ा ले, आप 360 कर ले ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखाई दे। ओके गाइस, यहाँ पे कैंसर की ब्रांच है आपकी ओंकोलॉजी। ओके, इसके तहत आपका कैंसर का अध्ययन किया जाता है, चाहे आपका ब्लड कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, ओके, यानी ब्रेन कैंसर हो आपका, ये सभी कैंसर का अध्ययन किया जाता है आपकी ओंकोलॉजी ब्रांच में। ओके, तो गाइस इसे नोट डाउन कर ले आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ओके, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है, और चलिए इसे जूम कर लेते हैं। ये रहा आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ओके गाइस, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस? यूजेनिक्स का संबंध किसके अध्ययन से है? थोड़ा पीडीएफ अगर स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो आप हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ओके, आपका क्वेश्चन है यूजेनिक्स का संबंध किसके अध्ययन से है? जानवरों में होने वाली बीमारियों से, या पौधों की अनुवांशिकी से, या आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में होने वाले परिवर्तन से, या मनुष्य में होने वाली विषाणु जनित रोग से? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही उत्तर आपको याद रखना है, जो आपकी यूजेनिक्स है। ओके, यूजेनिक्स उसका संबंध किससे है? तो आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में होने वाले परिवर्तन से है। ओके, देन आपका अगला क्वेश्चन देखते गाइस क्या है। चलिए अगला 4th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 4th नंबर का क्वेश्चन आपका जूम कर देते। ओके, चलिए जूम हो चुका है। क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। ओके, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को याद रखना है, आप जो भोजन खाते हो जिससे एनर्जी मिलती है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। ओके गाइस, किस में? कैलोरी में मापते हैं। हमारे साथ बोलते भी जाइए क्वेश्चन को, देन नोट डाउन भी करते जाइए, आपको जल्दी याद होगा और काफ़ी टाइम तक आपके मेमोरी में बना हुआ रहेगा। ओके, चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन गाइस, 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जूम कर देते हैं। ओके, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। बिजली का प्रतिरोध मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गाइस बताना है आपको कि रेजिस्टेंस मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप सभी साथियों को उत्तर याद रख लेना है आपको। ओम मीटर। ओके, ओम मीटर का उपयोग किया जाता है आपके प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को मापने के लिए। देन गाइस यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि आपका जो हाइग्रोमीटर है उससे क्या मापा जाता है? तो उससे क्या मापा जाता है गाइस? वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। नोट डाउन कर ले आप लोग, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ओके गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि वो भी बताते चलेंगे हम लोग और आप नोट डाउन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस? कोरोनाग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, जो आपका कोरोनाग्राफ है उसका उपयोग किया जाता है सूर्य की आभामंडल का अवलोकन एवं समय समय पर उसका चित्र खींचने के लिए। क्यों किया जाता है कोरोनाग्राफ का उपयोग? सूर्य की आभामंडल का अवलोकन एवं समय समय पर उसका चित्र खींचने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस हम लोग। चलिए गाइस यहाँ पे 8वें नंबर के क्वेश्चन पे देखिए हम लोगों ने आप सीक्वेंस यहाँ पे नहीं देखोगे ओके गाइस कि सर 7वें नंबर का क्वेश्चन कहाँ गया और 6वें नंबर का क्वेश्चन। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है, बीच का क्वेश्चन कोई छूट भी गया तो आप टेंशन ना लीजिए ओके। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पीडीएफ तो बहुत सारी पड़ी थी लेकिन हमने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लाया है गाइस जो इंपॉर्टेंट है ओके। उस परमाणु का नाम बताएं जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन ओके। तो गाइस आपको ध्यान में रखना है आपका हाइड्रोजन परमाणु ओके। हाइड्रोजन परमाणु है जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, नोट डाउन कीजिए। और ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये आपकी आवर्त सारणी में पहले नंबर का तत्व है। कौन से? पहले नंबर का, यानी इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। आपको ध्यान में रखना है ओके गाइस। देन ये सबसे हल्का तत्व कहलाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या गाइस? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह भी आपको याद में रखना है ओके गाइस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 9th नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। और देखिए आपको सिलेबस के अनुसार पूरे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे ओके गाइस। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका साथ रहेगा, हम आपके विकास में पूरा साथ देंगे। बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको घुमा रहा है तो आप सिर्फ मेन पॉइंट पे ध्यान देना कि गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी ओके गाइस। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दूँ। बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे गोल्डस्टीन ने आपके किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। देन यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। देन न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी ने की थी ओके गाइस। इतना तो क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका रहा ओके 7 नंबर का क्वेश्चन इस पीडीएफ में लग गया था ओके गाइस। तो हम 7 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं ओके। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानना संभव हो चुका है? तो गाइस आपको बताना है कि जो 1903 में परमाणु का सिद्धांत दिया गया, प्रतिपादित किया गया था, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानना संभव हो चुका है, वह किसने दिया था? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, अभी आपको बताया था। देन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपके गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है ओके गाइस। एक एक बातें आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनोगे। चलिए आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं इसे गाइस ओके। चलिए तो गाइस ये हो गया आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन। जूम पढ़ लेते गाइस, क्या है 10वें नंबर का क्वेश्चन। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गाइस देखिए आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ मैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप सभी साथियों को जैसे कि मैं बताते रहता हूँ, ऑप्शन में जो भी पूरे है उनके ऑप्शन के भी डिटेल बताता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुना करें। आपके चैडविक जी ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। देन यहाँ पे जे थॉमसन ने क्या किया था? तो जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस, थोड़ा आप भी हमारा साथ दोगे क्योंकि आज ये जो आपका बोर्ड है डिजिटल है और इसमें थोड़ा ऑपरेट करने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा ओके। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। देन यहाँ पे बताना है आपको सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो आपको पूछा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो गाइस यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 281। तो ये कैसे कैसे हुआ गाइस, ये भी आपको यहाँ पे बताएंगे हम लोग ओके। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है गाइस। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते ये हम लोग सीखेंगे ओके गाइस। चलिए तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना है ओके। तो यहाँ पे आपको पूछा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए इसकी कितनी होती है। ओके, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। देन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस बेस पे निकाला जाता है वो होता है गाइस, पहली कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी में 18, और चौथी में 32। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन्स जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो हमारा परमाणु क्रमांक 11 है गाइस। तो सबसे पहले हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब बचे कितने गाइस? तो बचे आपके कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? तो आपको ध्यान में रखना है 9 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पे कक्षा में भरना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम। अब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। तो हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे गाइस। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? अब हमारे पास 10 हो चुके हैं और हमारे पास टोटल परमाणु संख्या 11 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। तो आ गया गाइस आपका 2, 8 और 1 इसका आंसर होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। 2, 8 और 1 होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, कितना होगा? 2, 8 और 1 होगा। तो गाइस अब किसी भी परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आए तो आप निकाल लोगे गाइस। ओके, चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग लर्न कीजिए, पूरा यहाँ पे आपको बताया जाएगा क्या है मैटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस चिकित्सक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले सर्जरी करते समय गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके, निम्नलिखित में से उस चिकित्सक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले सर्जरी करते समय गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था। भैया नर्सिंग वाले भी ध्यान दें कि ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते। तो गाइस वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था? आपको ध्यान में रखना है, आपके रॉफेल ग्रासमैन थे, डॉक्टर रॉफेल ग्रासमैन। ओके, इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये रहा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे जूम कर लेते क्वेश्चन को। चलिए गाइस, ये 13 नंबर का क्वेश्चन आपका लग चुका है और क्वेश्चन आपका है ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है हृदय की नसों की मरम्मत के लिए, अंग के कॉर्निया की मरम्मत के लिए, रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को नियंत्रित करने के लिए, या दिमाग के न्यूरॉन्स को फिर से जोड़ने के लिए। तो किस लिए यूज़ किया जाता है ऑप्टोजेनिक्स तकनीक का? तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसका सही उत्तर याद में रखना है। जो ऑप्टोजेनिक्स का तकनीक का उपयोग किया जाता है वह क्यों किया जाता है? तो रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए ऑप्टोजेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस? चलिए जूम कर लेते हैं। वार्म डोनर आर्गन पर परफ्यूजन तकनीक किस शरीर के अंग से संबंधित है? वार्म डोनर आर्गन परफ्यूजन तकनीक से किस शरीर के अंग से संबंधित है? जो आपकी वार्म डोनर आर्गन परफ्यूजन तकनीक है वह किस अंग से संबंधित है? गुर्दा, हृदय, फेफड़े या उपरोक्त सभी? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका उत्तर आपको याद में रखना है, उपरोक्त सभी से। ओके, जो वार्म डोनर आर्गन परफ्यूजन तकनीक है वह आपकी गुर्दा, हृदय, फेफड़े तीनों से संबंधित है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इंजेक्शन द्वारा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है? ओके गाइस, इंजेक्शन द्वारा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है? आरबीसी, प्रतिजैविकी, वैक्सीन या एंटीहिस्टामिन? तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका होगा वैक्सीन से। ओके, वैक्सीन से। तो जैसे कि आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग हो गया, ओके डियर स्टूडेंट, तो आप उसकी दवाई बनाते हो। ओके, यानी उसका एंटी पॉइजन बनाते हो आप कि ताकि वो रोग खत्म हो जाए। तो वो किससे बनाते हो आप?
वो वैक्सीन के थ्रू बनाते हो। जैसे आपका अभी कोरोना रोग हो गया, कोरोना रोग की हमने वैक्सीन तैयार की। ओके गाइस, यही क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी उसको खत्म करने वाली जो प्रतिरक्षा बनाते हैं हम, उसको वैक्सीन कहते हैं। ओके, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर का। ओके, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे आप सभी साथियों को बता दूं, हाइड्रोजन का आइसोटोप बताना है आपको। यहाँ पे दिया है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, बेरियम, और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं है। ओके, यहाँ पे जो 3 है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, बाकी नई एक है वह नहीं है, उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइसोटोप के बारे में जानना होगा। आइसोटोप होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप वह होता है जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके जो, चलिए इन्हें डिटेल में जानते हैं हम लोग। ओके, जो हाइड्रोजन होता है गाइस, ओके, उसके जो परमाणु यानी समस्थानिक, यहाँ पे आइसोटोप्स को क्या कहा जाता है? समस्थानिक। वो 3 होते हैं। कितने होते? 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक या आइसोटोप। ओके, तो यहाँ पे आपके कौन कौन से होते? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रम, ट्रिट्रियम, तो ये तीनों होते आपके समस्थानिक हाइड्रोजन के। तो इसका गलत उत्तर यहाँ पे बेरियम है। बेरियम आइसोटोप नहीं है किसका? हाइड्रोजन का। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का। ओके, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? बहुत ही अच्छा और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, जो सर्वप्रथम आपका प्रकाश की गति थी उसको किसने मापा था? ओले रोमर नाम के वैज्ञानिक ने। बार बार पूछा जाता है, आपको इसको याद कर लेना है। रोमर नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को सर्वप्रथम मापा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर का क्वेश्चन। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनोगे। अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा क्वेश्चन तो आप हमारे द्वारा बोले गए शब्द पे सुनोगे। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी साथियों को याद रखना है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा बेरी रोग होता है। ओके, देन यहाँ पे आपको याद रखना है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी रोग। ओके, और देन रिकेटस रोग किस विटामिन से की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है, जो कि हड्डियों से संबंधित है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए आप लोग। ओके, ताकि आप सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, जो एथिलीन हार्मोन है वह गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में? एथिलीन हार्मोन। और इसका काम क्या होता है? तो गाइस, जो पौधों में फल पाए जाते हैं उनको पकाना। ओके, पौधों में जो फल है आपके पकते हैं वो किस कारण से? तो आपकी एथिलीन गैस के कारण पकते हैं। ये पौधों में देख 5 कम से कम मुख्य रूप से कितने हार्मोन पाए जाते हैं? 7 हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से आपका एथिलीन हार्मोन है वो पौधों के फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। देन ये तो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से पकाता है, लेकिन हमको जैसे कृत्रिम रूप से पकाना है। जैसे गाइस, आपके दुकानों में जो फल आते हैं वो कृत्रिम रूप से पकाए हुए रहते हैं, और पौधों पे पके हुए फल कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से पके हुए होते हैं। देन दुकान वाले क्या करते हैं गाइस, उन्हें जल्दी बेचना रहता है फलों को, तो वो कृत्रिम रूप से पकाते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए एसिटिलीन उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, एथिलीन अलग है और एसिटिलीन अलग है। ओके, देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है गाइस। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह होता है A B O। तो आपको ध्यान में रखना है, जो सर्वदाता रक्त समूह होता है यानी जो सभी को रक्त दे सकता है वो आपका O ग्रुप होता है। ओके गाइस, जिस व्यक्ति का O ग्रुप है वो सभी व्यक्तियों को खून दे सकता है, रक्त दे सकता है। और गाइस, सबसे रक्त ले सकता है वो कौन है? सर्वग्राही। ओके, सर्वग्राही
है आपका AB रक्त समूह, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा गाइस, आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे दो बार ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, आपको ध्यान में रखना है। वेसोप्रेसिन, ओके, वेसोप्रेसिन आपका वह हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को यहाँ पे कंट्रोल करता है। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये महिलाओं में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या करता है गाइस, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका जो गर्भाशय है, ओके गाइस, महिलाओं में गर्भाशय उसकी वृद्धि करता है। ओके, उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके, गर्भधारण को कंट्रोल करता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। देन एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, तो ये आपका जो महिलाओं में दुग्ध उत्पन्न होता है, ओके गाइस, उसकी वृद्धि करता है एस्ट्रोजन हार्मोन और उसको बनाने में काम करता है दुग्ध को। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर आपका होगा प्रकाश संश्लेषण आपकी कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ओके, अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है गाइस वो कैसी होती है आपको ध्यान में रखना है। जो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। देन यहाँ पे कौन कौन सी गैसें भाग लेती है, तो आपको ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O की उपस्थिति में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देन क्लोरोफिल की उपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर का। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन पाया जाता है। ओके, ये आपका पिगमेंट का नाम है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन पाया जाता है, गाजर में, पपीता में, मूली में, चुकंदर में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है आपको कि जो आपका विटामिन पाया जाता है, ओके, वो आपके चुकंदर में पाया जाता है। ओके, किसमें, चुकंदर में पाया जाता है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, इसे बिल्कुल याद कर लोगे आप। ओके गाइस, और जो आपका गाजर है और पपीता है वो विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स है, इनसे विटामिन ए काफ़ी मात्रा में मिलता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी का संबंध है शैवालों के अध्ययन से, फूफंद के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो फाइकोलॉजी ब्रांच है उसके अंतर्गत आपके शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ओके, किनका, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देन यहाँ पे आपका पक्षियों का अध्ययन कौन सी ब्रांच कहलाती, तो ऑर्निथोलॉजी, नोट कर लोगे आप, ऑर्निथोलॉजी आपकी ब्रांच है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अम्लगन किसकी मिश्र धातु है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है सभी क्वेश्चन मिक्स लाया गया है आज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ओके, तीनों के मिक्स है। यानी ये पूरे GNM, NM, नर्सिंग जितने भी कोर्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये जो अमलगम धातु है वो किसकी मिश्र धातु है आपको ध्यान में रखना है। ओके, अमलगम किसकी मिश्र धातु है, तो वो पारे की है। ओके गाइस, किसकी, पारे की मिश्र धातु है। और पारे का सिंबल क्या होता है, Hg होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका है, पानी का सबसे अधिक घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है, किस तापमान पर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है आपका जो जल होता है पानी, उसका टेम्परेचर अधिकतम किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम तापमान होता है आपके पानी का। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए डाइन इकाई है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है आपकी जो डाइन इकाई है वह
बल की इकाई है। ओके गाइस, बल को एफ से डिनोट करते हैं। देन यहाँ पे बल की न्यूटन इकाई भी होती है। ओके, न्यूटन किस में इकाई होती है, तो ये आपकी न्यूटन इकाई होती है, एसआई यूनिट होती है बल की। ओके, और डाइन आपकी सीजीएस पद्धति में इकाई होती, अलग अलग होती है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि जो बल की एसआई यूनिट होती है वह न्यूटन होती है, लेकिन जो सीजीएस पद्धति में यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइन किसकी इकाई है, तो बल की इकाई है। और अगर आपको पूछा जाए कि बल किसकी इकाई है, तो आपको ध्यान में रखना है, आई मीन बल की इकाई क्या है। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया है, तो जैसे गाइस अगर डाइन भी दिया है और न्यूटन भी दिया है और ए और बी दिया है, तो आपको ए और बी करना है और देन आपको ध्यान में रखना है। ओके, दोनों का डिफरेंस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन, बायोलॉजी का। कोशी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, हमारी ह्यूमन बॉडी है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होती। क्यों गाइस, एक सेल मिलके यानी बहुत सारी सेल मिलके आपका क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। देन बहुत सारे टिश्यू मिलके आपका क्या बनाते हैं, क्या बनाते गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उत्पादन करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है सेल से कि जो आपकी सेल है उसकी खोज किसने की थी। तो सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। देन यहाँ पे पूछा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो सिद्धांत दिया था डाइस, है ना, जो सिद्धांत दिया था वो आपका स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1839 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रहे होंगे आपको और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आप तक पहले पहुँचे। चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, टोकोफेराल रासायनिक नाम है विटामिन ए का, विटामिन बी का, सी का या ई का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, जो आपका विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेराल होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है गाइस, तो ये जो है नपुंसकता होती है। ओके गाइस, नपुंसकता होती है विटामिन ई की कमी से। और यहाँ पे विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, यानी सुंदरता का विटामिन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है। इसका यानी साइंस में नेम क्या है, रेटिनॉल है। ओके, रेटिनॉल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी रोग होता है। देन इसका रासायनिक नाम थायमिन है। ओके, एक एक बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। विटामिन सी का क्या होता है रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टीईएल का उपयोग किन गुणों को सुधारने में किया जाता है, कीटनाशी, पेट्रोल फ्यूल, अपस्फोटन रोधी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका कीटनाशक होता है, आई मीन टीईएल, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अपस्फोटन रोधी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए टीएल, अच्छा यहाँ पे टीईएल का फुल फॉर्म भी आप याद रख लोगे, टेट्रा इथाइल लीड होता है। ओके गाइस, टेट्रा इथाइल लेड होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये ध्यानपूर्वक सुनिए, यहाँ पे काफ़ी ब्लर दिखाई दे रहा है, तो हम पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक है, लिथियम एसीटेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए जूम कर देते हैं। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आपका लग चुका है 32 नंबर का, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है।
कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है? मीथेन, इथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन। तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, जो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है वो आपकी एसिटिलीन है। ओके गाइस, एसिटिलीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 33 नंबर का क्वेश्चन है, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में उपस्थित संकरण का प्रकार है। बेंजीन, देखिए बेंजीन कुछ इस प्रकार का पाया जाता है गाइस, आपको दिखाई देता है। ओके, आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस प्रकार का बेंजीन पाया जाता है। देन यहाँ पे पूछा है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में उपस्थित संकरण का प्रकार है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो संकरण का प्रकार है बेंजीन का वो है sp2 है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए हाँ नेक्स्ट पीडीएफ में था, देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन। ओके, जैसा कि आपको बताया है, आज थोड़ा इसे ऑपरेट करने में हमें परेशानी जाएगी क्योंकि पहली बार है। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 30 नंबर का है, डीडीटी संबंधित है कीटनाशी से, फफूंदनाशी से, चर्म रोग के उपचार से, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, बार बार आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा, डीडीटी आपका संबंधित है, ये कीटनाशी से संबंधित है। ओके, अगर आपके फसलों में कीटनाशी लग गए हैं, कीट वगैरह लग गए हैं, तो आप डीडीटी का इस्तेमाल करते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर का, अल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली क्रिया कहलाती है हाइड्रोजनीकरण, एस्टीकरण, साबुनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी अल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली क्रिया है वह आपकी कहलाती है एस्टरीकरण। ओके, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है और पीडीएफ लाया जा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर का क्वेश्चन, फॉस्जिन। फॉस्जिन का रासायनिक नाम है, आपको ध्यान में रखना है, फॉस्जिन एक जहरीली गैस है। ओके, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। जैसे ही अगर फॉस्जिन गैस आपके कांटेक्ट में आ गई तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी गाइस। ओके, तो यहाँ पे इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल डाइक्लोराइड। क्या है? कार्बोनिल डाइक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है फॉस्जिन गैस का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर का क्वेश्चन। चलिए जूम कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए गाइस, 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रतिलेखन अथवा ट्रांसलेशन का अर्थ है। प्रतिलेखन अथवा ट्रांसलेशन का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण। ओके गाइस, जो प्रतिलेखन अथवा ट्रांसलेशन है वह प्रोटीन संश्लेषण है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है तो नोट डाउन जरूर कर ले, राइबोसोम में होता है। ओके गाइस, कहाँ होता है तो आपके राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए गाइस 38 नंबर का। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, आज ऑपरेट करने में थोड़ा तकलीफ जा रही है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल किसके द्वारा बनाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, एस्परजिलस नाइजर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। सिट्रिक अम्ल आपका बनाया जाता है एस्परजिलस नाइजर से बनाया जाता है। ओके गाइस, और ये जो सिट्रिक अम्ल है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा। ओके, इनमें पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, विश्व की प्रसिद्ध ऊन पश्मीना प्राप्त होती है। विश्व की प्रसिद्ध ऊन पश्मीना प्राप्त होती बकरी से, खरगोश से, भेड़ से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही उत्तर याद रखोगे, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध ऊन है वो प्राप्त होती आपके बकरी से। ओके, बकरी के चमड़े से, यानी बस बकरी के जो बाल होते गाइस है ना, उनसे प्राप्त होती ये ऊन, पश्मीना बकरी से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
साल्मोनेला संबंधित है टीबी से, रतौंधी से, टाइफाइड से, टिटेनस से। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो साल्मोनेला है यह आपके टाइफाइड से संबंधित है। ओके, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ये जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है इसे टीबी रोग कहते हैं आप जो। ओके, इसको यानी 24 दिसंबर को, ओके गाइस, ये कंफर्म करोगे आप लोग। ओके, टीबी जो टीबी दिवस है वह कब मनाया जाता है। ओके गाइस, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है इसलिए आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ओके, और हाँ, नोट डाउन कर ले आप लोग कि हमसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत बताया जाता है या कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप तुरंत कमेंट करोगे, हम उसे सुधार लेंगे। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन। एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर या वेक्समैन। तो आपको ध्यान में रखना है आपका जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक था उसका शब्द जो दिया था वह वेक्समैन ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद होता है शहद, मधुमक्खी का मोम, परागकण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है जो मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद होता है वह आपका है मधुमक्खी का मोम, बी वैक्स जिसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली है रोहू, कतला, मृगाल या गंबूसिया। तो गाइस एक मछली है जो कि मच्छर के लार्वा को खा जाती है, उसका नाम क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको पूछेगा। गंबूसिया मछली है वो जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। और इस मछली को गाइस यहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने में उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, मच्छर के काटने से मलेरिया काफ़ी होता है। जहाँ पे अधिक स्थान पे अगर मच्छर पाए जाते हैं वहाँ पे आप गंबूसिया मछली को रख सकते हो ताकि ये उनके लार्वा को खा जाए। देन यहाँ पे आपका जो है मलेरिया रोग होने से कंट्रोल हो जाए, बच जाए। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए एलसीडी है एक सेडेटिव, विभ्रामक या दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है आपकी जो एलसीडी है, जो आप एलएसडी सॉरी है ना, एलएसडी है एक विभ्रामक, आपको ध्यान में रखना है। ओके, और यहाँ पे एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपके जो एलएसडी का फुल फॉर्म है वो है लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है अगला। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, अरस्तु ने, कैरोलस लिनियस ने, लैमार्क एवं ट्रिवीरेनस ने। तो लैमार्क और ट्रिवीरेनस नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया था, आई मीन बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन आपका है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। जंतु विज्ञान का जनक अथवा फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप सभी साथियों को मालूम होना चाहिए इसका फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, देन यहाँ पे आपको कुछ और, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसके साथ ही इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ओके, नोट डाउन कर ले, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसके साथ ही इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। जबकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, तीनों पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे आप। जंतु विज्ञान का जनक किसे? अरस्तु को कहा जाता है, और साथ में इन्हें बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। देन यहाँ पे आपके वनस्पति विज्ञान का जनक किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे मैं चर्चा कर चुका हूँ गाइस, और आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे गाइस? पक्षियों के अध्ययन से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। देखिए पूरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम को रखा जाता है पानी में, मिट्टी के तेल में, या एसिटिक अम्ल में, या सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो यहाँ पे ध्यान में देना, इसका सही उत्तर होगा मिट्टी के तेल में। अब इसे मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है केरोसिन में गाइस, सोडियम को? तो सोडियम अति क्रियाशील धातु होती है। ओके गाइस, ये वातावरण में बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, देन यहाँ पे आग लग जाती है ओके धातु में, तो ये इसे मिट्टी तेल में रखा जाता है सुरक्षित। देन यहाँ पे आपको एक और पॉइंट नोट डाउन करना है, वह कौन सा पदार्थ है जिसको पानी में रखा जाता है। तो गाइस ध्यान देना, आपका जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, कौन सा? सफ़ेद फास्फोरस, उसे पानी में रखा जाता है। क्यों? यह भी अति क्रियाशील होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ऑयल ऑफ विड्रॉल कहा जाता है। ऑयल ऑफ विड्रॉल कहा जाता है H2SO4 को, HCl को, CH3COOH को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका H2SO4 है उसे कहा जाता है ऑयल ऑफ विड्रॉल। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा भी कहा जाता है H2SO4 को। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर का क्वेश्चन, बरसात के दौरान पानी की बूंदें गोलाकार हो जाती, इसका कारण क्या है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो बरसात के दौरान पानी की बूंदें गोलाकार हो जाती, वो पृष्ठ तनाव पे कारण हो जाती है गाइस। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन, साइकिल चलता हुआ साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति अचानक एक मोड़ की तरफ घूमता है तो वह झुकेगा। फील करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति अचानक एक मोड़ की तरफ घूमता है। तो गाइस ये आपकी रोड है। ओके, देखिए ये आपकी सड़क है, इस प्रकार मोड़ाई है। अगर ये कोई व्यक्ति साइकिल से ऐसे जा रहा है तो किस ओर झुकेगा? तो वो मोड़ की तरफ झुकेगा। ओके, यानी अंदर की ओर झुक रहा है वो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो अंदर की ओर झुकेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन आपका है, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होता है, ऐसे में जी का मान स्थिर रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा? उपरोक्त ए और बी दोनों। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान में रखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हम, ये आपकी विषुवत रेखा है और ये आपका ध्रुव हो गया। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। ओके गाइस, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे समझ लेते हैं। ये आपकी हो गई पृथ्वी। ओके गाइस, और आपकी जो पृथ्वी के बीच से रेखा गुजरती उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। देन आपका ये जो है, ये आपके ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ओके गाइस, अगर आप विषुवत रेखा, ओके, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो, ओके, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो क्या होगा? जी के मान में क्या होगा? ओके गाइस, ये पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो आप जो मान होगा जी का, गुरुत्वीय त्वरण का, वो बढ़ेगा। कैसा होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पे होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता, ओके गाइस, अभी आप किस साइड जा रहे थे? विषुवत से ध्रुवों की ओर जा रहे थे, तो जी का मान बढ़ रहा था। लेकिन आप अपोजिट आओगे, जैसे ध्रुवों से विषुवत की ओर आओगे, ओके गाइस, ध्रुवों से विषुवत की ओर आओगे तो घटेगा आपका मान, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको ये। ओके, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन, यदि लाल तथा नीले रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा द्वितीयक रंग मिलेगा? ओके, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर लाल और नीले रंग को मिला दिया जाए तो आपका मेजेंटा कलर बनता है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर का क्वेश्चन। चलिए गाइस, 54 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगर धरती से सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो कौन सी गैस कम हो जाएगी? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? तो आप सभी साथियों को मालूम है कि
हमारी जो जीवनदायिनी गैस है वह ऑक्सीजन है, और वह हमें किससे प्राप्त होती है? हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होती। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर का क्वेश्चन। पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कैम्बियम। कैम्बियम आपका द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ओके गाइस, और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और नोट करना है। जाइलम, जाइलम क्या होता है गाइस? तो ये आपका आपका जो है पौधों को जल और खनिज प्राप्त करता है। ओके, जो यानी ये आपका जो है आपकी पौधों की जड़ें होती है। ओके गाइस, है ना, वो जड़ों में पाया जाता है। ओके, जाइलम जड़ों में पाया जाता है, और यहाँ पे आपका जाइलम होता है, और ये आपके पौधों को जल देता है और खनिज देता है। देन ये पूरे भागों में फिर जल और खनिज जाता है। देन आपका फ्लोएम है, वो आपका शीर्ष में पाया जाता है, यानी पौधों के शीर्ष में पाया जाता है। ओके, तो ये जो फ्लोएम का काम होता है, ये आपका क्या करता है? ये भोजन बनाता है। ओके, क्या करता है? भोजन बनाता है पौधों के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। ओके गाइस, फ्लोएम का काम है भोजन बनाना, ये नोट डाउन कर लेना, और जाइलम का काम है पौधों को जल एवं खनिज की मात्रा पूर्ण करवाना। ओके, देन कैम्बियम का काम क्या है? कैम्बियम का काम है पादपों में द्वितीयक वृद्धि करवाना, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। तो गाइस, यह थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप सभी साथियों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको समय समय पे इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। चलिए गाइस।